हे नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू इनसाइड जिट। इस वीडियो में मैं 2015 की एक थ्रिलर फिल्म इवन लैम्स हैव टीथ का संक्षिप्त करने जा रहा हूँ। कहानी पर आने से पहले मैं सभी को एक खुशहाल और बेहतरीन दिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बिना किसी देरी के चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत दो सबसे अच्छे दोस्त सख्त केटी और कामुक स्लोअन से होती है, जो शहर से बाहर अपनी आगामी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे एक महीने के लिए इको फील्ड ऑर्गेनिक फार्म नामक एक फार्म में काम करेंगे ताकि वे न्यूयॉर्क शहर में खरीदारी करने के लिए पैसे बचा सकें। अगली सुबह उन्हें केटी के पुलिस चाचा जेसन द्वारा उठाया जाता है और वे फार्म पर जाने से पहले एक रात जेसन और उसकी प्रेमिका के घर पर रुकेंगे। जैसे ही वे नए स्थान पर बस जाते हैं, स्लोअन सुझाव देता है कि उन्हें शहर में रहने के दौरान नकली नाम रखने चाहिए। स्लोअन हीथर नाम सुझाता है, जबकि केटी रिप्ले नाम सुझाती है। अगले दिन चाचा जेसन दोनों को एक स्टेशन पर छोड़ देते हैं, जहां से वे बस से फार्म पर जाएंगे। एक सुरक्षात्मक पुलिस चाचा होने के नाते जेसन उन्हें बताता है कि उन्हें मुसीबत में पड़ने की स्थिति में एक सुरक्षित शब्द के साथ आना चाहिए। सौदा यह है कि उन्हें हर संदेश के अंत में एक कोड वर्ड भेजना होगा। दूसरे शब्दों में, जेसन कैटी से हर दिन वर्णमाला क्रम में एक अलग कोड वर्ड भेजने के लिए कहता है। दिन के सुरक्षित शब्द एप्पल है। चाचा के जाने के बाद दोनों को अभी भी बस का इंतजार करना है, जो लगभग 1 घंटे में आने वाली है, और वे कैफे में इंतजार करने का फैसला करते हैं। वे तुरंत 2 शहरवासियों की दिलचस्पी पकड़ लेते हैं और उनके साथ एक टेबल साझा करते हैं। फिर दोनों महिलाएं खुद को उन नकली नामों से पेश करती हैं जो उन्होंने पिछली रात बनाए थे, जबकि 2 आदमी खुद को भाइयों के रूप में पेश करते हैं जिनके नाम जैड और लुकास हैं। भाई उन्हें अपने कार्यस्थल तक ले जाने की पेशकश करते हैं, और हालांकि कैटी शुरू में अनिच्छुक होती है, वो स्लोन की मूक विनती के आगे झुक जाती है। दोनों आदमी के नीले ट्रक में चढ़ जाते हैं। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। जैड जानबूझकर उस खेत से गुजरता है जहां कैटी और स्लोन काम करते हैं, जिससे दोनों महिलाएं भ्रमित हो जाती हैं। और अंत में वे पहुंचते हैं। दोनों महिलाओं का जैड और लुकास की संदिग्ध मां द्वारा स्वागत किया जाता है, जो उन्हें खेत में जाने से पहले कुछ चाय पीने के लिए आमंत्रित करती है। एक बार जब वे अंदर पहुंचते हैं तो कैटी को अपने पुलिस चाचा से एक संदेश मिलता है, और उनके सहमत सुरक्षित शब्दों के साथ वो उन्हें बताती है कि वो ठीक है। इस बीच दोनों कुछ पाई खाते हैं और कुछ चाय पीते हैं, जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन वे फिर भी ऐसा करते हैं। उनकी दृष्टि धुंधली हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके पेय में कोई नशीली दवा है। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। दुर्भाग्य से जैड और लुकास उन्हें बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें वापस अंदर ले जाते हैं। अगले दिन केटी और स्लोन घबराए हुए हैं और जंगल के बीच में जंजीरों से बंधे हुए हैं। जैड उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि वे अब यहाँ रहेंगे और उन्हें जीवित रहने के लिए कपड़े, बिस्तर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं। हम अगले दृश्य पर जाते हैं, जहां केटी और स्लोन अब कपड़े पहने हुए हैं, और जैड का बॉस बोरिस आता है और केटी का फोन लेता है ताकि जांच कर सके कि क्या किसी को उनके ठिकाने के बारे में पता है। इस बिंदु पर उसे पता चलता है कि केटी और स्लोन ने अपने नामों के बारे में झूठ बोला था। साथ ही उसने टेक्स्ट संदेश में जिस कोड शब्द का इस्तेमाल किया था उसके बारे में भी। केटी और स्लोन को आखिरकार उसे ये बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि एप्पल शब्द एक सुरक्षा शब्द है। जैसे ही सब कुछ वापस पटरी पर आता है, केटी और स्लोन अस्थायी शॉवर से नहाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ठीक उसी समय शहर का शेरिफ अपनी बंदूक लेकर आता है। जैसा कि पता चलता है, शेरिफ एक घटिया इंसान है जो मानव तस्करी को बढ़ावा देता है, और वो महिलाओं में से एक का बलात्कार करने आया है। दुष्ट शेरिफ के संतुष्ट होने के बाद
स्लोन एक हिलती डुलती दिखने वाली केटी को शांत करने के लिए उससे मिलने जाता है। शहर के दूसरी तरफ चाचा जेसन चिंतित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें केटी से प्राप्त न्यू मैसेज में वही सुरक्षित शब्द है जो उसने कल इस्तेमाल किया था। जंगल के अंदर वापस जेड और लुकास एक और ग्राहक का स्वागत करते हैं, जिसे इस बिंदु से हम गंदे आदमी के रूप में संदर्भित करेंगे। फिर वो स्लोन को चुनता है और उसे ट्रेलर के अंदर ले जाता है। आश्चर्य की बात नहीं है, गंदे आदमी थोड़ा पागल है। पुलिस वाले चाचा के पास वापस वो आखिरकार स्लोन और केटी के कार्यस्थल पर फोन करता है और पता चलता है कि वे कल काम पर नहीं आए। यह मानते हुए कि वे मुसीबत में हैं, वो उन्हें खोजने के लिए दौड़ता है। इस बीच स्लोन और केटी का दिन और भी खराब होने वाला है क्योंकि अगला ग्राहक जो आता है वो पहले से भी ज्यादा संदिग्ध है। अगले ग्राहक के करीब आते ही जेड और लुकास अपने सिर को ढकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सुअर का मुखौटा पहने आदमी स्लोन को चुनता है और उसे ट्रेलर के अंदर ले जाता है। उसके जाने के बाद अब हिलती हुई स्लोन को शांत करने की बारी केटी की है। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि सुअर का मुखौटा पहने आदमी ने उसके साथ क्या किया, क्योंकि स्लोन पहले से भी अधिक आघातग्रस्त दिखाई देती है। अगले दृश्य में चाचा जेसन शेरिफ के कार्यालय में पहुंचते हैं और शहर के विकृत शेरिफ के आमने सामने आते हैं, जिसे हमने पहले देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि चाचा वास्तव में सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं है, वो वास्तव में एक FBI एजेंट है। वो अपनी चिंता व्यक्त करता है और आश्वस्त है कि उसकी भतीजी का अपहरण कर लिया गया है। कथानक को और भी रोचक बनाने के लिए किसी कारण से FBI चाचा शेरिफ को ये बताने का फैसला करते हैं कि उन्हें कैसे पता है कि वे मुसीबत में हैं, क्योंकि केटी ने अपने द्वारा भेजे गए न्यू टेक्स्ट संदेश में कोई नया कोड वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। जंगल में वापस जाहिर है कि शेरिफ ने अपहरणकर्ताओं को इस तथ्य के बारे में सूचित किया है कि केटी के चाचा एक FBI एजेंट हैं और केटी ने उनसे सुरक्षित शब्द के बारे में झूठ बोला था। FBI को अपने मानव तस्करी के कारोबार के बारे में नहीं जानने देने के लिए बॉस बोरिस ने जेफ से उन दोनों को मारने और उनके लाश को फेंकने के लिए कहा। उनके अनजाने में केटी बातचीत को सुन रही है। जब ये हो रहा होता है तो FBI चाचा उस कैफे में जाने का फैसला करते हैं जहां उन्होंने आखिरी बार केटी और स्लोन को छोड़ा था। फिर वो बरिस्ता से पूछता है कि उसे क्या पता है। बरिस्ता को स्पष्ट रूप से याद है कि केटी और स्लोन किस तरह के ट्रक से गए थे। अगले दिन केटी स्लोन को बताती है कि अपहरणकर्ता उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं, अपहरणकर्ताओं के साथ एक गंदे आदमी के आने से कुछ समय पहले। फिर वे गंदे आदमी को पीछे छोड़ देते हैं ताकि वे उन पर नजर रख सकें। केटी उसे बहकाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाती है और जब वो उसके काफी करीब पहुंच जाती है तो वो अपने नंगे दांतों से उसका गला काट देती है। फिर दोनों महिलाएं अपनी जंजीरों से खुद को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ती हैं। कुछ ही देर बाद शेरिफ घटनास्थल पर पहुंचता है, संभवतः उन्हें मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार से बाहर निकलता है, केटी और स्लोन उसकी कार चुरा लेते हैं। दोनों महिलाएं शहर में वापस आती हैं और गियर बदलने के लिए हार्डवेयर स्टोर पर जाती हैं। अब कुछ असली गड़बड़ होने वाली है। फिर वे कैशियर से पूछती हैं कि क्या वो बोरिस को जानता है, नीले रंग के ट्रक वाला आदमी, और कैशियर को पता है कि वो कहाँ रहता है। शहर के दूसरी तरफ चाचा जेसन आज शहर की कार बीमा बिल्डिंग में जाकर अपनी जांच जारी रखते हैं। वो गलती से नीले रंग के ट्रक से टकराने की कहानी बनाता है और पूछता है कि उसका मालिक कौन है। बॉस बोरिस बस घर वापस आ जाता है। पता चलता है कि केटी और स्लोन चुपके से उसके पास आ गई है और उस पर कील युक्त टेनिस गेंदों का एक गुच्छा फेंक दिया है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया है। अब जब स्थिति बदल गई है, बोरिस अपनी जान की भीख मांगता है और यहाँ तक कि अपनी जान बख्शने के बदले में अपने पैसे देने की पेशकश भी करता है। ठीक उसी समय चाचा जेसन बोरिस के घर के सामने रुकते हैं। वापस अंदर केटी और स्लोन उससे सुअर के मुखौटे वाले आदमी की पहचान के बारे में पूछना शुरू करते हैं। जब बोरिस ने ये बताने से इनकार कर दिया तो केटी और स्लोन ने एक अस्थायी भाला लिया और उसे उसके पीछे घुसा दिया, जिससे अंततः उसकी मौत हो गई। जब चाचा जेसन आखिरकार घर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि केटी और स्लोन चले गए हैं और वो मरते हुए बोरिस को देखता है। जेसन को कार के इंजन की गर्जना सुनाई देती है और बाहर तूफान आता है।
कैटी और स्लोन गाड़ी चलाकर चले जाते हैं, जबकि चाचा जेसन मरते हुए बोरिस को अस्पताल ले जाते हैं। अगले दृश्य में शेरिफ चाचा जेसन को सूचित करता है कि बोरिस बच नहीं पाया, और भी अधिक चिंतित होकर चाचा जेसन ने कैटी के फोन पर कॉल करने का फैसला किया, लेकिन फिर यह महसूस करते हुए कि उसका भेद खुल गया है, शेरिफ अपनी बंदूक निकाल लेता है। कैटी और स्लोन एक चर्च के सामने रुकते हैं और हमें पता चलता है कि सुअर का मुखौटा पहने आदमी वास्तव में शहर का प्रीस्ट है। स्लोन चर्च के अंदर प्रवेश करती है और अपने बलात्कारी के सामने आ जाती है। केटी की मदद से दो सबसे अच्छे दोस्त उस कमीने को मार गिराते हैं। जैसे ही केटी और स्लोन गाड़ी से दूर जाते हैं, हम देखते हैं कि वे अब बेफिक्र हैं, लेकिन जब वे रुकते हैं और कार से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि सुअर का मुखौटा पहने आदमी उर्फ पुजारी इस पूरे समय ट्रक के पीछे जंजीर से बंधा हुआ है। अपने अंतिम प्रहार के रूप में वे उस पर पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी चलाने से पहले उसे आग लगा देते हैं। जबकि दोनों महिलाएं सफल होती दिखती हैं। चाचा जेसन को अब शेरिफ ने बंदी बना लिया है। इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि शेरिफ ने दो नई युवतियों को पकड़ लिया है। सौभाग्य से केटी और स्लोन बचाव के लिए आ गए हैं। वे शेरिफ को बांध देते हैं और रूसी रूले के खेल के साथ उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि दोनों महिलाएं थोड़ी पागल हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरह से हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। शेरिफ ये घोषणा करना शुरू करता है कि उसे कितना खेद है, जब केटी आखिरकार उसके सिर पर वार करके उसे मार देती है। इसके बाद केटी और स्लोन महिलाओं को मुक्त करते हैं और उन्हें चाचा जेसन को मुक्त करने के लिए कहते हैं। जेसन महिलाओं से पूछने की कोशिश करता है कि शेरिफ को किसने मारा, लेकिन वे कृतज्ञता के कारण जवाब नहीं देती क्योंकि केटी और स्लोन ने उनकी जान बचाई थी। इसके बाद केटी और स्लोन जेड और लुकास की मां के घर जाते हैं और उसे उसी तरह से नशा देने का फैसला करते हैं जिस तरह से उसने कुछ दिन पहले उन्हें नशा दिया था। वे उसे बांधकर तहखाने में ले जाते हैं, जहां जेड को बांध दिया जाता है और उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। वे बेसबॉल के बल्ले से उसके सिर पर वार करते हैं, जबकि मां को ये सब देखने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बाद वे उसे लुकास के पास ले जाते हैं, जो एक कुर्सी से बंधा हुआ है। हालांकि उसे पीट पीट कर मार डालने के बजाय वे उसे खोल देते हैं, उसे एक बल्ला थमा देते हैं और उसे अपनी मां को पीटने की धमकी देते हैं। जब लुकास अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है तो वे उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद दोनों महिलाएं उसके शरीर को इस तरह से सजाती हैं कि ऐसा लगे कि उसने खुद को मार डाला है। ये पता चलता है कि वे सभी हत्याओं का आरोप उस पर लगाने की योजना बना रही हैं। हताश होकर मां उन्हें अपनी जान बख्शने के बदले में पैसे देती है, लेकिन उसे बख्शने के बजाय कैटी लॉन घास काटने की मशीन ले लेती है और उससे उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। अगले दृश्य में चाचा जेसन उसे और स्लोन को लेने के लिए कैटी के घर पहुंचते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ समय बीत चुका है। कैटी और स्लोन को हवाई अड्डे पर उतारा जाता है और वे उत्साहपूर्वक न्यूयॉर्क शहर के लिए निकल पड़ते हैं। One last thing I just wanna say is that we want a sex culture, not a rape culture. इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।